दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। आज है 15 जनवरी। 15 जनवरी को बहन जी का जन्मदिन मनाया जाता है। सबसे पहले बहन जी को, बहन कुमारी मायावती जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनके चाहने वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बहन जी के राजनीतिक कैरियर की। बहन जी ने फर्श से उठ करके अर्श पर कैसे पहुंची। बहन जी ने एक ऐसे जगह से उठी जहां से लोग सोच नहीं सकते और उत्तर प्रदेश की चार बार मुख्यमंत्री रही और आज भी बहन जी की महत्व को आप भूल नहीं सकते। आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को, उत्तर प्रदेश से सटे हुए राजनीति को बहन जी को दरकिनार नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश की चार मुख्यमंत्री रहते हुए बहन जी ने अपने राजनीतिक समीकरण, अपनी राजनीतिक जड़ें पंजाब में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, दिल्ली, हरियाणा, तेलंगाना, ऐसे कई जगहों पर आपके बहन जी के वोट मिलेंगे। ऐसे चाहने वाले मिलेंगे जो एक आयरन लेडी की तौर पर जानी जाती हैं। बहन जी को अगर आप ना जानते हो तो ये जान लीजिए, उत्तर प्रदेश में भले एक विधायक हो वर्तमान में, लेकिन बहन जी की हैसियत वो है जो किसी भी सत्ता को बना सकती है, किसी भी सरकार को अभी भी उखाड़ के फेंक सकती है। सिर्फ और सिर्फ बहन जी को, बहन कुमारी मायावती जी को एक मैदान पर उतरना है, सिर्फ एक ऐलान करना है। वो ऐलान दलितों तक पहुंच जाए, वंचितों तक पहुंच जाए। 2022 के विधानसभा चुनाव में 13% वोट जिसके केवल एक विधायक हों, यहां तक कि कांग्रेस का 2%, 2.25% वोट है, 2 विधायक हैं। इसके अलावा कई ऐसी पार्टियां हैं जिनके 3-4% वोट हैं, 1-8% वोट हैं, उनके पास भी कई विधायक हैं। लेकिन बहन जी के पास आज भी 13% वोट है। इसी वोट को लेकर के बीजेपी निशाना साधना चाहती है। इसी वोट पर सबकी नजर है, चाहे बीजेपी हो, चाहे इंडिया गठबंधन हो। बीजेपी ये चाहती है कि बहन जी अलग चुनाव लड़े और बहन जी के वोट को लाभार्थी चेतना के नाम पर हम अपनी ओर आकर्षित कर लें। बहन जी की जो राजनीति है वो 2007 से लेकर के 2012 तक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं पूर्णकालिक। इनके बारे में बहुत सारी कहानियां आपको बताने जा रहे हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमको सपोर्ट करने में कोई कोर कसर मत छोड़िएगा। बहन जी की कुछ कहानियां मैं आपके सामने लेकर आया हूं। अगर आप बहन जी को चाहने वाले हैं तो बहन जी को एक सरप्राइज, एक कमेंट करके एक बार आप इनके जन्मदिन पर इनको शुभकामना जरूर बोल दीजिए। और मैं आपको बता दूं, कमेंट करके जरूर बोल दीजिए जिससे एक मैसेज जाए। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में नहीं, देश की राजनीति में बहन जी बहुत बड़ी भूमिका अदा करने जा रही हैं। अगर बहन जी इंडिया गठबंधन के साथ जाती हैं तो ये जान लीजिएगा, इंडिया गठबंधन को जीतने से कोई रोक नहीं पाएगा। अगर नहीं जाती हैं तो इंडिया गठबंधन को हारने से भी कोई नहीं रोक पाएगा। अगर इंडिया गठबंधन से जाती हैं तो मोदी और शाह के लिए बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर देंगी। 2019 की बात कुछ और थी, 2024 की बात कुछ और है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बहन जी दलितों का वह चेहरा है जो आप बहन जी को हो सकता है कम आंकते हो, लेकिन बहन जी भारतीय लोकतंत्र में एक चमत्कार है, चमत्कार से कम नहीं। क्योंकि पहली मुख्यमंत्री बनती हैं बहन जी जो दलित वर्ग से आती हैं और अपने दम पर सरकार बनाती हैं। दलित मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री बहन जी जो किसी के रहमो करम पर नहीं रहती और अपने दम पे, अपने मेहनत पे आती हैं। बहन जी का शुरुआती सपना था IAS बनने का, लेकिन वहीं पर काशीराम जो पंजाब से आते हैं, पंजाब से काशीराम से इनकी मुलाकात होती है और काशीराम इनको अपने साथ ले जाते हैं। कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ चीज़ें मैं आपको लिख करके बता रहा हूँ, आपके सामने फैक्ट में दिखा रहा हूँ, जिससे आपको पता लगेगा कि बहन जी की खासियत क्या थी। बहन जी को 2-4 लाइनों में व्यक्त करना 2-4 लाइनों में अगर आप कहेंगे व्यक्त करने के लिए तो समय कम पड़ जाएगा। तो सबसे पहले जानिए, मायावती भारतीय लोकतंत्र का एक चमत्कार,
करोड़ों दलितों के लिए स्वाभिमान की हुंकार। मायावती का नाम भारतीय राजनीति में अमर हो चुका है। दिल्ली की तंग गलियों से निकली एक युवा दलित महिला ने अपने बलबूते राजभवन तक सफर तय किया। देश की पहली दलित मुख्यमंत्री बनती हैं। हर विरोध सहा, मनवादियों की गालियां खाई, सियासत के दांवपेच सीखे, कभी इनकाउंटर भी होने से बच गई थी मायावती। इनका इनकाउंटर होते होते भी बच गया। और लेकिन मायावती किसी चट्टान की तरह डटी रही। आज हम आपको इनकी कुछ कहानियां द शूद्र नामक वेबसाइट के माध्यम से यहां पर बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं मायावती का जन्म दिल्ली के इंद्रपुरी इलाके में 15 जनवरी 1956 को हुआ था। मायावती जी का जो जन्म हुआ था दिल्ली के इंद्रपुरी इलाके में 15 जनवरी 1956 को हुआ था। 1975 में मायावती ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स से बीए इन्होंने किया। उसके बाद इन्होंने बीएड की पढ़ाई की और ये टीचर बन गई। टीचर बनने के बाद भी बहन जी ने अपना काम नहीं छोड़ा, अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। इन्होंने एलएलबी की पढ़ाई की और यूपीएससी की भी परीक्षा पास करने के लिए इन्होंने पढ़ाई कर रही थी। तो उसी बीच इनकी मान्यवर काशीराम से भेंट हो जाती है। जब इनकी भेंट हो जाती है तो ये मान्यवर काशीराम के साथ अपना घर भी छोड़ देती हैं, क्योंकि काशीराम कहते हैं अगर आपको आईएएस बनोगी तो सिर्फ अकेली आईएएस रहोगी, हम आपको वो चीज़ बनाएंगे जहां पर आईएएस आकर के सर झुकाते हैं। उसके बाद बात करते हैं मायावती काशीराम की पहली मुलाकात कब होती है। 1977 में सर्द की रात थी। इंद्रपुरी इलाके में प्रभुदयाल जी के घर पहुंचे थे और मायावती उस समय लालटेन की रोशनी में पढ़ाई कर रही थी। मान्यवर ने उनसे पूछा तुम क्या बनना चाहती हो, तो मायावती ने कहा मैं आईएएस अफसर बनना चाहती हूं, जिससे अपने समाज के लिए कुछ कह सकूं, कुछ कर सकूं। तो वहीं पर काशीराम ने कहा मैं तुम्हें ऐसे मुकाम पर ले जाऊंगा जहां पर दर्जनों आईएएस ऑफिसर लाइन लगाकर खड़े होते हैं और तुम तय कर लो तुम्हें आईएएस बनना है कि तुमको उस मुकाम पर जाना है जहां पर आईएएस लाइन लगा के खड़े होते हैं। दरअसल मुलाकात के दिन से पहले मायावती दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन भाषण दे रही थी, क्लब में भाषण दे रही थी। मायावती ने मंच से ही कांग्रेसी नेता राजनारायण को दलितों को बार बार हरिजन शब्द कहने पर लताड़ दिया। 1 साल की लड़की का ऐसा रूप देखकर मान्यवर काशीराम बहुत प्रभावित हो जाते हैं। उसके बाद देख सकते हैं यहां पर इनके पिताजी, बहन जी के पिताजी प्रभुदयाल। उसके बाद आते हैं मायावती के पिता प्रभुदयाल पोस्ट ऑफिस में क्लर्क हुआ करते थे। सोच सकते हैं पोस्ट ऑफिस में क्लर्क। उनकी बेटी पढ़ लिख कर आईएएस बने, इसके लिए काशीराम जी के साथ जाने का निर्णय लिया। लेकिन प्रभुदयाल जी काफी दुखी हुए। उन्होंने कहा अगर इस रास्ता चुनना है तो मायावती को घर छोड़ना पड़ेगा। इस कठोर फैसले के बाद मायावती ने अपना घर छोड़ दिया, अपना द्वार छोड़ दिया, जिसका सपना देखना भी भारत के दलितों के लिए काफ़ी मुश्किल से कम नहीं था उस समय। और आज भी बहुत सारे दलित भाई बहन हमारे ऐसे हैं जो मजबूरी होती है, पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते, मजदूरी करके अपने पेट का पालन करते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो हकीकत है समाज की। कुछ पुरानी तस्वीरें आप देख सकते हैं बहन जी की, आपके सामने मौजूद हैं। उसके बाद आप चलिएगा, मान्यवर काशीराम बहुत रणनीति के माहिर व्यक्ति थे। मायावती भी बहुत तेज तर्रार महिला थी। उनकी भाषण शैली ऐसी थी कि लोग जब सुनते थे तो लोगों के अंदर उबाल आता था। उबाल इसलिए आता था कि हमें भी कुछ चाहिए। और दोनों ने मिलकर के, मायावती और काशीराम जी ने मिलकर के अपना देश के लिए जो राजनीतिक हिस्ट्री है, राजनीतिक इतिहास को चुना, राजनीतिक सत्ता जहां पर स्थापित करने के लिए चुना। वह कोई अन्य राज्य नहीं था, उस देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश था। उसके बाद 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना होती है। दिल्ली के रामलीला मैदान में मायावती और काशीराम ने बहुजनों की तकदीर बदलने के लिए हुंकार भरी और मायावती चुनावी राजनीति में वहीं पर सक्रिय हो जाती हैं। उसके बाद आगे हम आपको बता, यहां पर आप आगे देखेंगे राजनीति में जब मायावती जी आती हैं, इनके परिवार में कोई नहीं राजनीति में, इनके रिश्तेदारी में नहीं कोई राजनीति में, लेकिन
दूर दूर तक कोई नहीं राजनीति में। जब राजनीति में आती हैं तो इन्होंने देश की राजनीति में, देश की सियासत में खलबली मचा दी। सियासत में कुछ भी आसान नहीं होता। अगर आप भारतीय समाज की जातीय संरचना में सबसे निचले पायदान पे हैं तो आपकी मुश्किलें बहुत ज़्यादा नीचे हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा खराब हो जाती हैं। मायावती ने पहली बार 1984 में कैराना से लोकसभा चुनाव लड़ा, हार गई। उसके बाद 1985 में बिजनौर से लोकसभा चुनाव लड़ी, हार गई। 1987 में हरिद्वार से चुनाव लड़ा, देखो कितनी बार हार का सामना करना पड़ा, हार गई। 1989 में बिजनौर से जीती, उपचुनाव में उभी। 1989 में बीएसपी को 3, 1991 में 2 सीट मिली। गेस्ट हाउस कांड भी इनके ऊपर होता है। और उसके बाद एक बार जब चुनाव हो रहा था, चुनाव मत को लेकर के, मत पेटियों को लेकर के, मत पत्रों को लेकर के मायावती और डीएम के बीच बहस हो जाती है और उस बहस में उनके ऊपर केस कर दिया जाता है। केस कर दिया जाता है तो उनको नैनी जेल में बंद किया जाता है, सेंट्रल जेल में, इलाहाबाद की सेंट्रल जेल नैनी में बंद किया जाता है। तो उनको रेलवे स्टेशन की तरफ ले जा रहे थे जहां पर रेलवे पटरियां होती हैं। उनका इनकाउंटर करने वाली थी पुलिस, लेकिन वहीं पर कुछ फौजी भाई थे, कहते हैं जिसको बचाने वाले भगवान हैं तो उसको कोई मार नहीं सकता, जिसकी मुकद्दर में कुछ लिखा है। तो वहीं पर मायावती के करीबी रहे, इन्होंने इस बात का खुलासा किया कि जब इनकाउंटर होने वाला था तो इनको बचा लिया गया। इनको कुछ फौजी भाई हमारे थे जिन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है, तब पुलिस भाग गई। पुलिस फिर ले जा करके इन्होंने जेल में डाल दिया। उसके बाद 1985 में बीएसपी ने समाजवादी पार्टी के साथ, मायावती 3 अप्रैल 1994 में राज्यसभा पहुंचती हैं और 1992 में मायावती और समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है। 1995 में बीएसपी ने समाजवादी पार्टी से नाता तोड़ लिया। मायावती के लिए निर्णायक साल बना 2 जून 1995 में गेस्ट हाउस कांड हुआ, जिसलिए समाजवादी पार्टी में तमाम गुंडे माफिया के ऊपर आरोप लगे और रहे भी। और उसके बाद इनको बचाने वाले जो थे लालजी टंडन। उसके बाद 1995 में राज्यपाल ने मुलायम सिंह यादव को बाहर का रास्ता दिखा दिया। मायावती बीजेपी की मदद से उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनती हैं। पहली बार 4 महीने के लिए मुख्यमंत्री बनी बहन जी। 4 महीने के लिए पहली बार 4 महीने के लिए बहन जी मुख्यमंत्री बनती हैं। 1996 में यूपी की सभी 425 सीटों पर चुनाव लड़ा इन्होंने, 67 सीट इन्होंने जीत हासिल की। दूसरी बार गठबंधन हुआ। 1997 में मायावती दूसरी बार यूपी की मुख्यमंत्री पद पर शपथ ली। 6 महीने बाद उनका सीएम, 6 महीना, पहली बार 4 महीना, दूसरी बार 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बनती हैं। 2002 में बीजेपी के साथ मिलकर तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी। ताज कॉरिडोर केस में वित्तीय गड़बड़ियों का आरोप लगा, 2003 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद 2003 में बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी गई। उस समय काशीराम जी की डेथ हो जाती है। उसके बाद बहन जी 2007 से लेकर के 2012 तक मुख्यमंत्री रहीं और अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में बहुत सारे ऐसे काम कराए जो लड़कियों को लेकर हो, जो विकास कार्यों को लेकर हो, और जो अंबेडकर मार्ग बना, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाते हैं उनको कुछ नहीं कहने वाले लोग हैं। और जो बहन जी को कह रहे थे उस समय कि ये फालतू अंबेडकर पार्क बना रही हैं, फलाना बना रही है, धमाका बना रही हैं, उल्टे सीधी लोग हरकत करते थे। और 2007 से लेकर के 2012 तक इन्होंने बहुत सारे काम कराए। आज भी बहन जी की भूमिका किसी भी राजनीति में कम नहीं है। बहन जी आज भी एक तौर पर चट्टान की तरह डटी हुई हैं और आने वाले समय में इनकी भूमिका क्या होती है, इनकी भूमिका पर हम सबकी नज़र रहेगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।